Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the formation and destruction of hemoglobin. In this video, we will discuss about the function of hemoglobin. तो इससे पहले हमने जो आरबीसी के फंक्शन देखे थे ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअल में वो फंक्शन हीमोग्लोबिन के ही थे, क्योंकि हमने देखा था कि आरबीसी आर रेड इन कलर, हमारी आरबीसी हैं वो लाल कलर की हैं, उसका रीज़न था हीमोग्लोबिन। और आरबीसी के हमने फंक्शन भी देखे थे कि भाई आरबीसी ऑक्सीजन को लंग्स से हमारी पूरी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर रही थी। तो अपन ने तो देखा था आरबीसी के अंदर एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो करता है हमारा हीमोग्लोबिन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, और ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है ये ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को पता चल गया होगा जो भी मेरे लेक्चर देख रहा, कि ऑक्सीजन हमारी एनवायरनमेंट से, यानी कि हम नोज या माउथ के थ्रू लेंगे तो हमारे लंग्स से, है ना, दोनों ट्रैक्ट लंग्स में एंड होते हैं, उस लंग्स से हमारी बॉडी के पूरे टिश्यू, आपका पैर, हाथ, मीन्स जैसे मैं मूवमेंट कर रहा ना, यहाँ पर लिख रहा, बोल रहा, तो इन सभी चीज़ों के लिए चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि ये फंक्शनिंग कर रहे हैं। और फंक्शनिंग के लिए प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी नेसेसरी है, और एनर्जी के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। तो हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी लंग से पूरे पार्ट में। कैसे ट्रांसपोर्ट होती है वो देखते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे, हमारे लंग्स में जाएगी। अब एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्ट है ना, वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये टॉपिक हम वहाँ बहुत डिटेल में देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। अभी अपन देखते हैं कि लंग्स में क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन ली, और हमारी ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होती है, हीमोग्लोबिन के साथ। और ये क्या बनाएगी, ऑक्सीमोग्लोबिन। देखो ऑक्सीजन से ऑक्सी और हीमोग्लोबिन क्या बन गई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो रही है ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीजनेशन। द प्रोसेस बाय विच ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म, दिस इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो ये बहुत, यहाँ पर ना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने ये वाला, ये होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या है, इट इज़ एन अनस्टेबल कंपाउंड। अनस्टेबल का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमने जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया अब हमारी पूरी ज़िंदगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही रहेगा, नहीं, सिर्फ कुछ टाइम के लिए बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वापस से जो प्रोसेस होती है ना, रिवर्सिबल होती है। मतलब अभी बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, थोड़ी देर बाद ये जो प्रोसेस है ना ऐसे ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन इज रिवर्सिबल, मतलब जो कॉम्बिनेशन हुआ ना, दोनों मिलकर एक चीज़ बनाई, वापस से फिर इन दोनों में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, और होती भी है। कैसे वो अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक और लाइन है कि व्हेन मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल, तो हीमोग्लोबिन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस हो रही है लंग्स में। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि पूरा डिपेंड करता है, ये जो हम देख रहे हैं ना बाइंडिंग, मतलब इन दोनों की बाइंडिंग, और फिर से जब ये टूटेंगे, इनकी रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर। जब अपन वो पढ़ेंगे ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब अपन देखेंगे कि इनका पार्शियल प्रेशर होता है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी अपन पढ़ेंगे। तो जहाँ अभी वैसे समझ लो कंसंट्रेशन, अमाउंट, जहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड होगा। जैसे कि लंग्स में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर किसके साथ बाइंड हुआ, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, मतलब क्या क्या हो जाएगा, Hb प्लस ऑक्सीजन। अब वहीं, अब जो ऑक्सीजन ये बाइंड हो गया ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये हमारे लंग्स से ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के पार्ट तक जाएगा। और अब क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी हमें टिश्यू में, यहाँ पर तो कम होगी ना भैया, डिफिशियंसी और रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। भाई हमारे टिश्यू फंक्शन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बार बार, यहाँ तो हमारी ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, मतलब CO2 का अमाउंट टिश्यू में ज़्यादा, ऑक्सीजन का कम। और क्योंकि ऑक्सीजन का कम है तो अब यहाँ पर हमारा ये टूट जाएगा, ये क्या कर देगा, हीमोग्लोबिन लीव द ऑक्सीजन टिश्यू में, ताकि यहाँ पर अपन क्या कर सकें, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। अभी साथ थे ना, अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। रीज़न ये है कि ताकि अब यहाँ पर हमारा हो सके एनर्जी प्रोडक्शन। और क्योंकि अब ये हीमोग्लोबिन छूटता है ना, तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तब ये फिर किसके साथ बन जाता है, CO2 के साथ। और इस CO2 को हमारी बॉडी से बाहर करना है, भाई मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर तो जाती है, अपन एक ना इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड।
तो अब ये जो प्रोसेस होती है ना, इसे बोला जाता है कार्ब हीमोग्लोबिन। मतलब CO2 और हीमोग्लोबिन से जो चीज कंपाउंड बनेगा ना, कार्ब हीमोग्लोबिन। और जब ये कार्ब हीमोग्लोबिन बन जाएगा, ये बन गया हमारा कार्ब हीमोग्लोबिन, तो ये कार्ब हीमोग्लोबिन फिर इसी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इन टिश्यूज से हमारा जाएगा लंग्स में, और लंग्स में ये भी होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, फिर से कार्ब हीमोग्लोबिन हमारे CO2 प्लस हीमोग्लोबिन में छूटेगा। कहाँ? लंग्स में आ गए। अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम, तो इसे तो हम छोड़ देंगे, बाहर गई। लेकिन लंग्स में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा? अभी अपन ने देखा ऑक्सीजन का, फिर से हीमोग्लोबिन बाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ, ये प्रोसेस होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन ये फिर जाएगा कहाँ? टिश्यू स्पेस में, ऑक्सीजन को छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, ठीक है। फिर हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ा, CO2 को पकड़ा, फिर इस CO2 को जैसे ही लंग्स में लाएगा, CO2 को छोड़ देगा, ऑक्सीजन को पकड़ेगा। मतलब ये जो प्रोसेस है हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं, ठीक है। एक बार और देखते हैं अपन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, ऑलमोस्ट यही है। सबसे पहले क्या होगा कि जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगा, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कार्ब हीमोग्लोबिन। ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड रहता है, जैसे मैंने प्रोसेस में बताया कि कंटिन्यू टूटते रहते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज रिवर्सिबल, मतलब जैसे CO2 और हीमोग्लोबिन बन के क्या बना रहा है? कार्ब हीमोग्लोबिन। कार्ब हीमोग्लोबिन फिर से इन दोनों में टूट जाता है, किस में? हमारे HB में और CO2 में। अब देखो फिर से वही है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ ज़्यादा रहेगी वहाँ हीमोग्लोबिन इसके साथ बाइंड हो जाएगा, जो कि टिश्यू में होती है। अपन ने अभी देखा यहाँ पे जहाँ ऑक्सीजन छूटी थी ना, वहीं से ये टिश्यू था, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो गई हीमोग्लोबिन के साथ। और जहाँ इसका कंसंट्रेशन कम होगा, है ना, कंपेयर टू ऑक्सीजन, कहाँ पर? जैसे लंग्स में कम होता है, वहाँ पर हमारा हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। ये वाली कंडीशन, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, ये जाएगी बॉडी के बाहर, और ये हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन को पकड़ेगा, और ये फिर से जाएगा टिश्यू स्पेस में। और ये जो प्रोसेस रहती है कॉन्टीन्यूसली हमारी बॉडी में ऐसे ही चलती रहती हैं। इसका डिटेल जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब और अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट ऐसे ही क्यों हो रहा, या फिर हमारी ऑक्सीजन सिर्फ लंग से टिश्यू की तरफ क्यों जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स की तरफ क्यों जा रही है, पूरे रीजन, और कितने फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। द थर्ड फंक्शन इज बफरिंग एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब चाहे आप बफरिंग एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन बोलो, है ना, या फिर बफरिंग, क्योंकि हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट है? ब्लड में, तो आप बफरिंग एक्शन ऑफ ब्लड बोलो, या फिर क्योंकि ब्लड देखें और हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट है? RBC में, और RBC प्रेजेंट है हमारी ब्लड में, तो चाहे आप बफरिंग एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन बोलो, या फिर आप बफरिंग एक्शन ऑफ RBC बोलो, या फिर आप बफरिंग एक्शन ऑफ ब्लड बोलो, तीनों में ही आप ये जो बफरिंग एक्शन वाला फंक्शन है ना, आप इन तीनों में लिख सकते हो, और लिखना ही है, हमें ब्लड में भी लिखना है, RBC में भी, हीमोग्लोबिन में भी। अब आप लोगों के मन में एक डाउट हो रहा होगा कि सर जब बफरिंग एक्शन जो हमारा फंक्शन था ब्लड का था, आपने वहाँ क्यों नहीं करवाया? वहाँ इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि अगर वो वहाँ करा देता तो ये दोनों आप लोगों को पता नहीं थे। अब बोलोगे RBC में क्यों नहीं कराया? चलो RBC में कराता तो ये पता नहीं था, फिर दिक्कत। इसीलिए अपन अब कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमने ब्लड पहले पढ़ चुके हैं, RBC पहले कवर कर चुके हैं, और हीमोग्लोबिन भी ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज बफरिंग एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लड और RBC। तो सबसे पहले ना स्टार्ट करते कि बफर है क्या, बफरिंग एक्शन या बफर। अब पहले ही बोल दूं कि वो वाला बफर नहीं है कि जो यहाँ मोहल्ले में हो रहा तो पहुँच गए पन्नी थैला लेके छोला भटूरा खाने और पैक भी कर लाए, यहाँ वो वाला बफर नहीं है। इस बफर का क्या मतलब होता है? बफर एक ऐसा सोल्यूशन बोल लो, या फिर एक ऐसा सिस्टम बोल लो जो कि क्या करेगा, अपने pH चेंज को रोकेगा। कैसे pH चेंज को रोकेगा इसे समझो। जैसे क्या मतलब, हमारा ब्लड है, हम नॉर्मल ब्लड का pH लेके चलते हैं 7.4। अब अगर हम कुछ भी करके इसे कम करने की कोशिश करें कि हम इसे करें 7.2, तब ब्लड क्या करेगा, खुद के मैकेनिज्म से इसे करेगा 7.4। या फिर हम इसे बढ़ाएं कभी कि हम इसे कर दें 7.8, तो वो भी ये ब्लड इसे खुद ही कितने पे लेके आएगा, 7.4 में। कहने का मतलब ये अपने pH को मेंटेन करके रखता है। तो ऐसा कोई भी एक सिस्टम या फिर सोल्यूशन जो कि अपने pH को मेंटेन करे, उसे हमने बोल दिया बफर एक्शन। और ये pH को कैसे मेंटेन करके रखता है? बाय मेंटेनिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब एक और डाउट, बोले कि सर एक तो वैसे ही अटर पटर आप बता रहे हो, पता नहीं क्या क्या,
अब ये अलग से हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, इसका पीएच से क्या रिलेशन है, पीएच का सीधे सीधे हमारा रिलेशन होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा आपकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, और आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना कम होगा आपकी एसिडिटी उतनी कम, आपकी एसिडिटी उतनी कम। समझ में आया। अब एसिडिटी क्या है ये तो अपन ने पढ़ा ही है, पहले ही अपन ने डिस्कस की थे ना। हमारे साइंटिस्ट थे सोरेनसन साहब, जिनने पीएच स्केल की क्या की थी, खोज की थी, जो कि बताता है पीएच, और उसमें थे 1 से लेके 14 तक नंबर, जिसमें 7 हमारा न्यूट्रल होता है जो कि वाटर था, 7 के ऊपर वाले एल्कलाइन और नीचे वाले एसिड थे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कैसे इस पीएच को मेंटेन करता है बाय मेंटेनिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारा टिश्यू लेवल, और ये दिख रहा है हमारा लंग्स लेवल। तो जैसे टिश्यू में पता ही है कोई भी टिश्यू फंक्शन परफॉर्म करेगा ऑक्सीजन के थ्रू और मेटाबॉलिक वेस्ट बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी टिश्यू से बनी कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होनी है ना, बाहर भी तो फेंकना है, एक्सपायर करना है, हम एक्सपायर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये वहाँ पर जाएगी प्लाज्मा में। पहले अपन ने देखा था ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा है और उसी में आरबीसी तैरती हैं। तो ये है प्लाज्मा और उसके अंदर आरबीसी, ये जो रेड में दिख रही। तो हमारा CO2 बना, प्लाज्मा में आया, प्लाज्मा से आया आरबीसी में, आरबीसी में होता है हमारा वाटर। ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे और फॉर्म करते हैं कार्बोनिक एसिड। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। अब हमारा कार्बोनिक एसिड होता है वेरी अनस्टेबल, ये तुरंत बनता है और बिल्कुल तुरंत टूट जाता है, मतलब मिली सेकेंड में, 1 सेकेंड भी नहीं लगता, ये बना और टूटा। तो ये किस किस में टूटता है, स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। H+ है हाइड्रोजन और HCO3 है हमारे बाइकार्बोनेट आयन। पहले इसे देखते हैं फिर उसे देखेंगे, मैन तो अपन को हाइड्रोजन को ही देखना है, पहले इसे देख लें। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो जैसे प्रोसेस चलती जा रही है, बाइकार्बोनेट बनते जा रहे हैं, ऐसे और भी प्रोसेस चलेंगी इसके अंदर, है ना। ये तो अपन ने एक का देखा। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा, यहाँ देखो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और अपन ने एक प्रोसेस देखी थी डिफ्यूजन, मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हाई से लो में जाना। तो क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये आरबी से जाता है हमारे प्लाज्मा में, कहाँ से कहाँ जाएगा, मूव फ्रॉम आरबीसी इनटू द प्लाज्मा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, क्योंकि एक नेगेटिव आयन यहाँ से यहाँ मूव किया तो अपन ने देखा था होम्योस्टेसिस, कि हमारी बॉडी में सारे सिस्टम एक होम्योस्टेसिस बना के रखते हैं, बैलेंस। तो क्योंकि एक नेगेटिव यहाँ गया है आरबीसी से प्लाज्मा में, तो एक नेगेटिव जाएगा प्लाज्मा से आरबीसी में और वो जाता है क्लोराइड। अब क्लोराइड कैसे आया, तो देखो जैसे यहाँ ये बाइकार्बोनेट तो हमारा ये टूटा था ना कार्बोनिक एसिड, सेम एस प्लाज्मा में होता है NaCl, जो कि स्प्लिट होता है। जब स्प्लिट हुआ इन दोनों में सेम टाइम पर NaCl स्प्लिट होता है सोडियम में, सोडियम प्लस में और क्लोराइड माइनस में। तो जैसे बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में आया, क्लोराइड जाएगा कहाँ पर, आरबीसी में, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने, होम्योस्टेसिस को। यहाँ तक क्लियर। अब भाई चलो क्लोराइड हमारा यहाँ चला गया, ठीक है, इससे जो क्लोराइड है वो वहाँ गया, लेकिन अब जो बाइकार्बोनेट यहाँ पर आया, ए बचा हमारे पास और सोडियम का हमारे पास ए बचा, NaCl का सोडियम। तो ये दोनों, ये सोडियम और ये बाइकार्बोनेट आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलके बना देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। यहाँ तक क्लियर। अब सिर्फ बचा हमारा हाइड्रोजन जो छूट गया था, इसी को तो देखना है। अगर ये हाइड्रोजन ऐसे फ्री छूट जाए और इसका कंसंट्रेशन बढ़े तो अब भी एसिडिटी बढ़ेगी। अपन ने देखा ये कि ये बढ़ा तो एसिडिटी बढ़ी, दैट्स वाई अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर, हीमोग्लोबिन इसके साथ हो जाता है कंबाइन और बना देता है HHB। ये कंबाइन हो गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और इसके कंसंट्रेशन को बढ़ने नहीं देता। ये प्रोसेस कहाँ हुई, पूरी टिश्यू लेवल में। अब ये जो पूरी हमारी आरबीसी है ब्लड में सर्कुलेट होते हुए इस ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ पर आएंगे, लंग्स में। अब हम देखेंगे लंग्स में, तो जस्ट लंग्स में इसकी पूरी ऑपोजिट प्रोसेस हमें यहाँ पर देखनी है। कैसे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे यहाँ से छोड़े थे ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा हीमोग्लोबिन अब क्या होगा, रिवर्स देखो, जैसे इन दोनों ने मिलकर ये बनाया था, अभी इन दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। किस किस में, एक तो हीमोग्लोबिन में और हाइड्रोजन में। यहाँ तक क्लियर। दूसरी चीज़ फिर हमने देखी थी सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन, इसको ऑपोजिट करते हैं।
अब हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है फिर से स्प्लिट होगा दो चीज़ में, एक तो सोडियम में और एक बाइकार्बोनेट में। तो ये टूटा सोडियम प्लस और बाइकार्बोनेट माइनस में, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अब क्या होगा कि जैसे ही ये बाइकार्बोनेट यहाँ बना, ये वापस से ये देखो इस वाले को मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक। ये बाइकार्बोनेट जैसे यहाँ आया था ना ऑपोजिट, यहाँ आया था, अब ऑपोजिट जाएगा। ये प्लाज्मा से फिर से एंटर करता है आरबीसी में, और क्योंकि फिर आरबीसी में गया तो होम्योस्टैसिस, क्लोराइड अब ऑपोजिट आएगा, मतलब क्लोराइड अंदर जा रहा था ना, अब क्लोराइड आरबीसी से आएगा प्लाज्मा में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। तो जैसे हमने देखा कि भाई हमारा क्लोराइड कहाँ से आया था, सोडियम क्लोराइड से ना, तो वापस इसको भी तो बनाना है। तो ये वाला एरो भी चलेगा ऑपोजिट, एक क्लोराइड यहाँ का और यहाँ का सोडियम बच गया, क्योंकि बाइकार्बोनेट तो अंदर गया, सोडियम बचा। ये सोडियम और एक क्लोराइड मिलके बना देते हैं NaCl। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट क्लियर। अब अंदर चलते हैं अपन, तो हमारे पास फिर से आ गया बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन। तो ये दोनों किससे आए थे, हमारे कार्बोनिक एसिड से, यही स्प्लिट हुआ था ना। ये दोनों मिलके अब बनाएंगे हमारा बाइकार्बोनेट एसिड। इनने बना दिया हमारा कार्बोनिक एसिड, है ना। बाइकार्बोनेट आयन ने और हाइड्रोजन आयन ने मिलकर बनाया हमारा कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड किससे बना था, CO2 और H2O से। तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और H2O में। और अब जैसे हमारा CO2 आया था टिश्यू से, अब क्योंकि ये है एक वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, इसे जाना है हमारी बॉडी से बाहर एक्सपीरेशन के थ्रू। ऐसे अपन ने लिया ऑक्सीजन और ऐसे छोड़ा, अपन क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चला जाएगा बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट में। तो अब आप इसमें देखोगे तो हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो था वही यहाँ पर है, पूरा कंसंट्रेशन। तो ये जो पूरा इक्विलिब्रियम आप देख रहे हैं हर एक चीज़ का, ये पूरा मेंटेन किया हमारे ब्लड ने, आप बोल सकते हो आरबीसी ने, आप बोल सकते हो हीमोग्लोबिन ने। दैट्स वाई दिस इज द बफर फंक्शन ऑफ, या तो आप बोलो ब्लड, या तो आप बोल लो आरबीसी, या फिर बोल लो हीमोग्लोबिन। अब एक्चुअल में जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हुई ना टिश्यू से कहाँ, लंग्स में, लंग्स से एनवायरनमेंट में, और किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट। ये देखो ये पूरा बाइकार्बोनेट था, यहाँ पर है ये CO2, यहाँ पर ये CO2, यही इसी फॉर्म में तो ट्रांसपोर्ट हुई है वापस से बाइकार्बोनेट के थ्रू। तो ये पूरा एक्चुअल में है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का। हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस देखेंगे लंग्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है 2 टाइप से, कार्बन डाइऑक्साइड का 4 टाइप से होता है, वहाँ इसे डिटेल में देखेंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही थी ना यहाँ पर, इसे बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट बोलने का ये रीज़न है कि क्लोराइड शिफ्ट हो रही है, तो उल्टा रिवर्स ही करना है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इसे हम क्या बोल देंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, क्योंकि क्लोराइड वापस से रिवर्स हो रही है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को डिफिकल्ट लगे। अच्छा, इसके अलावा जो अपन ने पूरी प्रोसेस देखी ना कि बाइकार्बोनेट बन रहा, टूट रहा, इसमें बहुत सारे एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ देखना था बफर एक्शन, तो हमने उस हिसाब से देखा है। बाकी कौन से एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं, कितना % ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये पूरा हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।